जैन, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज मैं कुछ सेक्शन जो है 10-12 क्वेश्चन लाया हूँ और वो क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी का होने वाला है। बायोलॉजी में ये क्वेश्चन आप जो देखेंगे उसमें आपको देख करके पता चलेगा कि जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें से कुछ चीजें ऐसा है जो पढ़ने के बाद भी हमें नया देखने को मिलता है, जैसे सेफ्टी टूल्स के बारे में, फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग पूरी बायोलॉजी पढ़ लेंगे लेकिन उसमें फर्स्ट एड बॉक्स का जो सेफ्टी टूल होता है, पास होता है, फायर एक्सटेंशन होता है, इन सब के बारे में जो है हमारा आज उन्हीं सब पे बेसिक क्वेश्चन है। 10-12 क्वेश्चन में मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि वो कवर कर देने का जो सेफ्टी से रिलेटेबल है। और ये ऐसा टॉपिक है कि कम से कम इसमें से एक आध टॉपिक कहीं ना कहीं एग्जाम में टच कर ही जाता है। तो पहली बार देखिए हमारा क्या है, कह रहा है कि इन फर्स्ट एड बॉक्स यानी कि इन फर्स्ट एड्स द एक्रोनम RICE फॉर मैनेजिंग सॉफ्ट टिश्यू इंजरी स्टैंड फॉर, यानी कि जो RICE जो होता है वो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर एक प्रक्रिया होती है। अगर आप अचानक से इंजर्ड हो जाते हैं या कहीं आपका किसी भी कारण से जो है एक्सीडेंटली जो है आपको इंजर्शन पहुंचता है और आप इंजर्ड होते हैं, तो उस प्रक्रिया में क्या करना होता है, उसमें प्रक्रिया जो आता है वो RICE होता है, जिसमें R से हो गया रेस्ट, I से हो गया आइस, C से हो गया कंप्रेशन और E से हो गया एलिवेशन। यानी कि आप जो है पहले आप जहां भी आप इंजर्ड हुए हैं उसको आप रेस्ट दीजिए, थोड़ा सा उसको ठंडा करने का प्रयास करिए, फिर वहां से उसको कंप्रेस करिए और उसके बाद उसका जो है वो निवारण करिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल जो है वो आपके सामने ला के रख दिया है। ये डिटेल पढ़ना हमारा बहुत जरूरी है क्योंकि एट द एंड हमारा यही काम आने वाला है। तो ये जो राइस है, यानी राइस जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, इवोल्यूशन जो हो गया, द राइस मेथड इज स्टैंडर्ड फर्स्ट एड प्रोटोकॉल। फर्स्ट एड मतलब होता है जो इमरजेंसी के लिए मेडिकल किट रखते हैं उसको बोलते हैं, यूज टू मैनेज एक्यूट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी लाइक स्प्रेन एंड स्ट्रेन। ये क्या करता है भाई साहब, तो ये इट्स हेल्प टू मिनिमाइज स्वेलिंग, एलिविएट पेन और प्रमोट हीलिंग, यानी कि आपकी जो पेन को है वो बहुत रिलीफ देता है और आपके हीलिंग जो जिसको घाव का भरना बोलते हैं उसको भी बहुत प्रमोट करता है। जिसमें पहला होता है R का मतलब हो गया रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या होता है भाई साहब कि प्रोटेक्ट द इंजर्ड एरिया एंड अवॉइड एक्टिविटीज दैट कॉज पेन और फर्दर डैमेज, यानी आप जो है इन प्रक्रिया से और ज्यादा बचे ताकि जो है आपको और ज्यादा पेन ना हो। फिर उसके बाद आइस है, अप्लाई अ कोल्ड पैक, और इसमें फर्स्ट एड बॉक्स में वो सब रहता ही है। तो अप्लाई अ कोल्ड पैक और आइस रैप्ड टॉवल फॉर द 15 to 20 मिनट्स एट टाइम, रिड्यूस स्वेलिंग एंड नम द एरिया, यानी कि वहां पर जो है आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो वहां पर ठंडा दे। और यहाँ से कंप्रेशन की अगर बात करेंगे तो रैप द अफेक्टेड एरिया विद एन इलास्टिक मेडिकल बैंडेज एंड लिमिट स्वेलिंग। हालांकि इसके बारे में सबको पता ही है कि क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि आप रैप करिए, यानी कि जो है आप जो है वहां पर एक इलास्टिक का मेडिकल डैमेज बैंडेज जो है वो लगाइए ताकि जो है आपको एक लिमिटेशंस में इंजर्शन मिले। इसके बाद एवोल्यूशन की बात करेंगे, रेज द इंजर्ड लिम्फ अबव द लेवल ऑफ योर हार्ट एंड इनकरेज फ्लूइड ड्रेनेज एंड रिड्यूस थ्रॉम्बिंग, यानी कि थ्रोबिंग। आपको बोल रहा है कि भाई वहां पर एक लिक्विड का प्रयोग करें जिससे कि आपका जो इंजर्ड हुआ है उससे ये एक आसान सा प्रक्रिया है। जब ये पहली बार आप देखे होंगे बिल्कुल थोड़ी हैरानी हुई होगी, लेकिन ये सेफ्टी टूल के अंदर आता है। दूसरा नंबर सवाल है जिसमें कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है और यूरो जो है फिकेशन है, यूट्रोफिकेशन है। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कार्बन साइकिल क्या होता है, इसमें से अगर कोई भी आप दो जानते हो तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चारों में से चारों जानते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो फिर मैं बता देता हूं। यहाँ पर कार्बन साइकिल की अगर बात करोगे आप, थोड़ा सा डिटेल में इसको मैंने कवर करा है, सारा का सारा इमेज और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां से जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। कार्बन साइकिल क्या होता है, तो कार्बन साइकिल इज द जो है कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ कार्बन थ्रू द एटमोस्फेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म ओशियन, यानी कि जो हमारा कार्बन साइकिल होता है मतलब उसको बोलते हैं कि कंप्लीटली जो है इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई सनलाइट है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फिर वो कार्बन जो है वो कंजप्शन हो रहा है, वो किसी के द्वारा हो रहा है, वो पेड़ पौधे के द्वारा हो रहा है या किसी एनिमल के थ्रू हो रहा है, फिर ये रिस्पायरेशन कर रहा है, फिर ये जो है CO2 बन के एटमॉस्फेयर में जा रहा है, या कोई फॉसिल फ्यूल को लेकर के हम किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं और फिर उस फैक्ट्री से जाके फॉसिल फ्यूल कंजप्शन होकर के फिर CO2 निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। मतलब एक कार्बन साइकिल जिसको बोला जाता है कि भाई इसको बोल रहा है ना कि कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ कार्बन थ्रू द एटमॉस्फेयर, यानी कि एनवायरमेंट के थ्रू जो है अगर कार्बन की एक सर्कुलेट मूवमेंट हो जाए उसको कार्बन साइकिल बोलते हैं।
जिसके अंदर में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब ऐसे कोई है जो जीव जंतु जानवर है, या हम लोग हो गए, हम लोग भी तो कार्बन कंजप्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। उसके बाद हमारा ओशियन हो गया, सोयल हो गया, मतलब समुद्र और मिट्टी हो गया, रॉक हो गया, रॉक तो भाई पूरी की पूरी वही है। इट इज अ की अर्थ सिस्टम बिकॉज कार्बन इज द बेसिस ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो हेल्प रेगुलेट क्लाइमेट। मतलब अगर कार्बन जो ना रहे तो फिर हमारा सर्वाइवल रुक जाएगा। और इसीलिए एक चैप्टर भी आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो पूरी की पूरी कार्बन पर डिपेंड होती है। तो कार्बन साइकिल बेसिकली क्या होता है, तो आपके एक सर्कुलेशन में कार्बन जो रोटेट कर रहा है, और इसकी शुरुआत होती है फोटोसिंथेसिस से, और यहाँ से जो है वो कार्बन जनरेट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरा सर्कुलेट किया, चाहे वो इंसानों के द्वारा हो गया, चाहे वो जानवरों के द्वारा हो गया, यानी लिविंग थिंग्स के द्वारा हो गया, पेड़ पौधे फैक्ट्री, हर किसी का जो है एक कंजप्शन, और ये सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, कार्बन साइकिल। इसके मेन स्टेप्स क्या होते हैं भाई, तो देख लो यहाँ पर पूरी मैंने लिखा दिया है कि प्लांट ऑब्जर्व कार्बन। अब जिन लोगों को हिंदी में पढ़ने की वो आदत है, तो हिंदी के लिए मैं अगले लेक्चर से देख लूंगा कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहे। वैसे अंग्रेजी जो है वो थोड़ा ज्यादा आसान होता है साइंस वाइंस के मामले में, क्योंकि हिंदी आप देखेंगे तो भाई इसका हिंदी जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो हिंदी थोड़ा टफ हो जाता है साइंस वाइंस के मामले में, इसलिए ऐसा मैंने कर दिया। हालांकि अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा इस बात का कि भाई हिंदी इंग्लिश दोनों रहे, एटलीस्ट जो लोग एकदम से हिंदी पर डिपेंडेंट है उनके लिए रिलीफ मिलेगा। Plants observe carbon dioxide from the air through photosynthesis and turn it organic matter। सिंपल सी बात है भाई, ये पहले से आप जानते हैं कि प्लांट्स क्या करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है, चाहे वो किसी भी तरह से करे, एयर से करे या फोटोसिंथेसिस से करे, और ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है। यही तो है हमारे पास एक कन्वर्ट का सबसे बड़ा सोर्स। एनिमल गेट्स कार्बन बाई ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल। सिंपल बात है भाई, जानवरों ने भी इसका एक बहुत बड़ा सोर्स का जिम्मेदारी उठा के रखा हुआ है। एंड दे रिटर्न सम कार्बन टू द एयर थ्रू रेस्पायरेशन, यानी कि वो कुछ रिटर्न करते हैं, कुछ अगर ले रहे हैं तो कुछ रिटर्न भी करते हैं। डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट आर ब्रोकन डाउन एंड डिकम्पोजर विच रिलीज कार्बन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एंड सोयल। ये जब वो डिकम्पोज होता है वो भी हमें देता है। सम कार्बन इज स्टोर लॉन्ग टर्म इन ओशियन, कुछ कार्बन समुद्र में लंबे समय तक स्टोर होते हैं। या फिर आपको लाइमस्टोन की बात करो, इसमें चूना बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल हो गया। फॉसिल कार्बन डिटेक्टिंग से ही तो किसी भी हम फॉसिल का जो है वो उम्र पता कर सकते हैं। मान लो मुझे कोई ऐसी संदिग्ध चीज मिली और वो बहुत साल पुराना है, तो उसमें हम डेफिनेटली कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन डेटिंग में भी वो कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो कार्बन 14 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कार्बन डेटिंग के लिए। तो ये कार्बन साइकिल के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, जो मेन स्टेप होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा हमारा है, देखिए इसमें टोटल 4 था और मैं चारों को जो है 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। पहला हो गया कार्बन साइकिल, और आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग इकोसिस्टम जो होता है वो कार्बन साइकिल में होता है, यानी 1 का 1 हो जाएगा। अब 2 नंबर में होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है भाई साहब, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में अगर आप बात करोगे तो थोड़ा सा आओ यहाँ पर देख लो। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, आप पूरी इन्वायरमेंट को एक ऑब्जेक्ट मान लो और इसमें जो सर्कुलेट करता है नाइट्रोजन के कंजप्शन को, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस N2, तो ये N2 जो होता है ये आपकी जो कन्वर्ट हो रहा है बार बार, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और कन्वर्ट इनटू यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड, मेनली अमोनिया जो होता है उसमें ये जो कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में हो गया, N2 से अमोनिया आया, और अमोनिया को क्या बोलते हैं, तो NH3 बोलते हैं। और अमोनिया के यूज के बारे में आपको पता ही होगा। अमोनिया जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो अगर इसके साथ एक दो और एलिमेंट है उसको मिला दिया जाए तो ये काफी जो है वो मतलब ऐसे इंपल्सिव बन जाता है। इंपल्सिव का मतलब हो गया कि अचानक से जो है वो फैलने वाला, आग लगने टाइप का हो जाता है। दैट प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो है इसका यूज कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि अगर पूरे एनवायरनमेंट में जो है नाइट्रोजन का कंजप्शन हो रहा है या फॉसिल फ्यूल हो रहा है या यहाँ से बर्निंग में जा रहा है, ये पूरी सर्कुलेट जो हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी इसका जो है उसके बाद हमारा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो दोनों का यानी एक का ये हो गया। अब इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लीजिए, और एट्रोफिकेशन क्या होता है। अब एट्रोफिकेशन हो गया, या आपको जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करोगे, सिंपल सी बात है, सन का लाइट आता है अर्थ के ऊपर, एटमॉस्फेयर पे जो है वो एक प्रेशर बनता है, फिर वो ऊपर जाना नीचे आना वो होता है। यूरोफिकेशन प्रोसेस क्या होता है भाई साहब, तो पूरा का पूरा जो है आपका जो सनलाइट आ रहा है और यहाँ से जो चीजें ब्लॉकेज होकर निकलती हैं वो सारा का सारा इसमें एट्रोफिकेशन आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ट्रैपिंग ऑफ हीट बाई ग्रीन हाउस गैसेज, इसका हो गया। और एट्रोफिकेशन क्या हो गया, तो एक्सेसिव न्यूट्रिशंस लीडिंग इन द वाटर बॉडीज, जब ये मूव करता है तो उसको एट्रोफिकेशन बोलते हैं। ये चारों को चारों मैंने आपको बता दिया और उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी।
आपको रिवीजन कर लेना है इन सब चीजों का, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे एट द एंड आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बात है, ये चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका पीडीएफ लीजिए, डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट कराइए और पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, यानी पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है। और उसमें पहला है, कह रहा है कि फैट्स एंड ऑयल गेट रिड्यूस ओवर टाइम एंड स्मेल बैड, यानी कि जो फैट होते हैं या ऑयल होते हैं, क्या वो ओवर टाइम पर जो है, यानी कि एक लंबे समय के बाद या समय के बाद जो है वो स्मेल और बैड स्मेल को घटा देते हैं। तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है। ये पहला जो है स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरा वाला बात सही है। दूसरा वाला क्या सही है कि फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल करते हैं ये, और दे बिकम रैंसिड। अभी रैंसिड क्या होता है मैं थोड़ा बताता हूं। पहले रैंसिड आप समझ लोगे, उसके बाद आप पूरी इसकी कहानी समझ लोगे। देखो रैंसिड क्या होता है, और जनरली जो है मैंने भी बायोलॉजी बहुत लोगों से पढ़ा है, और जनरली इन सब टॉपिकों पर जो है वो चर्चा नहीं होती है, क्योंकि ये बायोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन सेफ्टी एंड टूल्स में आता है। और जब ऐसा टूल में आ जाए तो फिर टीचर्स लोग जो है थोड़ा सा मतलब अवॉइड करते हैं, और पता नहीं कभी कभी एग्जामिनर जो है वो यहीं से क्वेश्चन डाल देता है। तो देख लो रैंसिड का क्या मतलब होता है। रैंसिड का मतलब होता है जैसे बासी हो गया, सड़ा हुआ हो गया, या तेल घी मक्खन जैसे चीजों जो है वो खराब बदबू वाली जो हो जाती हैं उसको रैंसिड बोलते हैं। जैसे मान लो कि बटर ही हो गया, बासी जो है, या कोई ऑयल हो गया जो खराब और बदबूदार हो जाना हो गया। अगर सरल भाषा में कहें तो फैट या ऑयल जो है वो खराब होकर के स्मेल जो है वो टेस्ट उसका बिगाड़ देता है, उसको रैंसिड कहते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है, तो फैट और ऑयल आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम रैंसिड, यानी कि वो ऑक्सीडाइज करके और वो टेस्ट को बिगाड़ देते हैं। तो बिल्कुल यही तो बात है। लेकिन इसके ऊपर वाला में कह रहा है कि फैट एंड ऑयल आर रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड, ये यानी कि वो खराब स्मेल को रिड्यूस करता है। तो ये बात नहीं सही है, और ये पूछ भी रहा है कि इनकरेक्ट कौन है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं है, हम 3-4 ऑप्शंस को पढ़ लेंगे, जिसमें से हमारा कह रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल द प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। बिल्कुल भाई, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको उसके एंटीऑक्सीडेंट अगर लगा देंगे तो फूड रखने में हमारा आसान कर देगा। और यही कारण है रैंसिड ही ना हो, इसलिए जो चिप्स मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अपने, यानी कि लिखा हुआ है देखिए, चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लॉस बैग, फ्लश बैग का मतलब होता है कि वो अपने पॉकेट में जो है वो नाइट्रोजन भरते हैं यहाँ पर फ्लैश बैग चिप्स विथ नाइट्रोजन विथ टू प्रिवेंट द चिप फ्रॉम द गेटिंग रैंसिड, यानी कि खराब होने से बचाने के लिए क्या चिप्स मैन्युफैक्चरर पॉकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं? तो बिल्कुल भरते हैं भाई साहब, क्योंकि नाइट्रोजन ही एक ऐसा गैस है जिसके अंदर जो है चीजें खराब नहीं होती हैं। इसलिए जब कोल्ड स्टोर आप देखोगे, बड़े बड़े कोल्ड स्टोर, तो उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, क्योंकि अब अगर आप ऑक्सीजन भर दोगे तो ऑक्सीजन में मॉइस्चराइजर होते हैं, और उसमें जो है वो इन्फेक्शन और कीड़े लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन नहीं भरा जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है। तो ये हमारा तीनों सही है, लेकिन एक हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो दिस इज द आवर आंसर। अब यहाँ से थोड़ी सी जो है एक बारे में जान लो, जैसे क्या होता है। तो फैट एंड ऑयल जो है डू नॉट गेट रिड्यूस देयर, कि वो घटाते नहीं है, दे यूजुअली गेट ऑक्सीडाइज्ड ओवर टाइम एंड विच कॉज रैंसिडी एंड दे बैड स्मेल, मतलब जो खराब होके बुरा स्मेल आता है उसके कारण फैट और ऑयल हो जाते हैं, उसको घटाते नहीं है बल्कि वो और बढ़ाते हैं। तो ये हो गया हमारा, मैंने पूरी बात बता ही दिया। कुछ ना समझ में आया हो तो फिर कमेंट कर देना, उसको जवाब दे दिया जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि विच इज अ सीरियस कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट यूजुअली अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड थ्रोट। पहली बात कि म्यूकस क्या होता है, म्यूकस का हिंदी तो मुझे नहीं पता, लेकिन म्यूकस ये होता है जैसे जो हल्का सा चिपचिपा होता है। म्यूकस हमारे बॉडी में लगभग एरियाज में होते हैं, जैसे गला में हो गया, नाक में हो गया, जो हल्का सा चिपचिपा आप जो देखते हैं वो म्यूकस ही होता है। और उस म्यूकस को जो है, यानी कि वो म्यूकस जो है वो क्या करता है, यानी कि हालांकि वो कौन सा ऐसा बैक्टीरियल है जो उसको इन्फेक्ट कर देता है। तो हालांकि एक काम करिए, इन चारों के बारे में मैं बता देता हूं। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया जो है अपने म्यूकस को जो है वो इंजर्ड करता है, और एक बार म्यूकस खराब हो गया तो समझिए कि मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, यहाँ तक कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है म्यूकस के खराब होने से, क्योंकि वहां जो इंसानों के बॉडी में जो चीजें चल रही होती है उसमें म्यूकस जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अब यहाँ पर देख लो कुछ म्यूकस के बारे में और उनके कौन कौन से सीरियस जो है वो बैक्टीरियल होते हैं। It is a serious contagious bacterial infection that usually affect a mucous membrane of nose and throat। और वो क्या करते हैं भाई साहब, एक थिक ग्रे कंटेनिंग तैयार करते हैं गला के अंदर में। तो मैं बता रहा था आपको कि जो डिप्थेरिया होता है वो हमारे गले के अंदर में एक थिक जो है वो ग्रे कलर का कंटेनिंग कोट तैयार करता है, और उस कोट में जो है हमारा ब्रीदिंग में जो है वो ट्रबल पैदा करता है,
और अदर कॉम्प्लिकेशन इसमें पैदा करता है। ये जो आपका गर्दन है यहाँ पर जो है, जिसको हालांकि गर्दन के जस्ट ऊपर वाले हिस्से को जो है जिसको बोलते हैं मेनिंगीज जो बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये हमारे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम करता है, यानी कि गले और नाक का ही समस्या होता है यहाँ पर। यहाँ इसके बाद देखो एक होता है मेनिनगोकोकल। तो ये जो मेनिनगोकोकल होता है ये एक बीमारी का नाम है और ये क्या होता है, ये आपके जो है वो मतलब पोटेंशियली जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये इसका एक्चुअली नाम है जो है वो नाइसेरिया मेनिनगिटीज, ये इसका नाम है। और ये क्या करता है भाई साहब, तो ये जो है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो अफेक्ट करता है। ये तो सेकंड वाला जो हो गया जिसको मेनिनगोकोकल बोलते हैं, ये एक बीमारी का नाम है। इसके बाद हमारा दूसरा जो हो गया यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है ये हमारे एब्डोमिनल क्रैम्प्स, और इसके सिम्टम्स क्या है, तो ये हमारे जो है जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है, फीवर आएगा, वाटरी आएगा, जो है हमारा डायरिया का अफेक्ट होता है। और इस बैक्टीरियल का नाम जो है वो सिगेला बैक्टीरिया नाम है। ये सिगेला बैक्टीरिया जो है वो किसके थ्रू आता है, तो ये सिग्लोसिस इज हाईली कंटेन जो होता है ये हमारा एक इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। उसके बाद चौथा ऑप्शन जो है वो आ रहा है क्लेमाइडिया, और ये जो है वो हाईली कॉमन होता है किसके लिए भाई, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसको हम लोग एसटीआई बोलते हैं। और ये जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसके कई सारे कारण होते हैं जिसमें आप कभी अगर बच्चा पैदा होते समय जो है वो माँ के शरीर से बच्चे में ट्रांसफर हो गया, या कभी आप इंटीमेट के टाइम में ऐसा हो गया, तो ये सब चीजें जो है ये एक इंटीमेट प्रॉब्लम है, यानी कि ये जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट इन्फेक्शन होता है। ये एक बीमारी का नाम है, याद रखिएगा, क्लेमिडिया नाम है इसका। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ कह रहे हैं कि एनाल्जेसिक मेडिसिन जो है वार किसके लिए यूज होता है। हालांकि ये जो है एनाल्जेसिक मेडिसिन जो है, हालांकि एक मेडिकल के बारे में पूछा गया है। अगर ये सवाल अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि मेडिकल का नाम कोई कितना ही याद कर पाएगा, लेकिन उसके पहले वाला बात जो है वो मैंने बता दिया। और मेडिकल का नाम याद कर भी लेता अगर कोई डॉक्टर रहे तो भाई, लेकिन डॉक्टर तो बनना नहीं है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो जानबूझ के आपसे पूछा जाता है कि आप गलत करें, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक देख लीजिए, एक दवा है ये जिसको बोलते हैं एनाल्जेसिक मेडिसिन जो है, ये क्या करता है भाई साहब, तो ये एक ऐसा है जो पेन में रिलीफ देता है, अपना देख लीजिएगा। इसके अब दवाइयों के बारे में हमें ज्यादा जो है वो नहीं पढ़ना है, और दवाई हम कितना ही पढ़ लेंगे, जाहिर सी बात है। अब सवाल पूछना होगा तो दवाई के बारे में पूछ ही लेगा, और उसमें अपने लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई ये हमारा क्या करता है, तो ये हमारे जो है टेम्परेचर के समय जो बीमारी होता है उसमें थोड़ा हेल्प करता है। हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़िएगा। कह रहा है कि एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, यानी कि आरबीसी की जो है वो लाइफ क्या होती है भाई साहब, तो वो 120 दिनों की होती है। और आरबीसी की लाइफ 120 दिनों की होती है। आरबीसी हमारे बॉडी में क्या करता है, तो आरबीसी जो है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो दो हिस्सा में बटा हुआ है, एक प्लाज्मा में बटा हुआ और एक आरबीसी में बटा हुआ है। अब प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और आरबीसी जो होता है वो 45% होता है। अब आरबीसी यानी कि डायरेक्ट हम आरबीसी नहीं कह सकते, हम ब्लड सेल्स कह सकते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो हमारा 55% हमारे बॉडी में होता है और ब्लड सेल्स जो है वो 45 होता है। अब उस ब्लड सेल्स के अंदर जो है आरबीसी 99% होता है और 1% में जो है वो डब्ल्यूबीसी होता है। तो आरबीसी का काम क्या है कि हमारे पूरे बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना, हमारी ब्लड के थ्रू हर जगह जो है ऑक्सीजन पहुंचाना आरबीसी का ही काम है। अगर हमारे बॉडी से 3 से 4 सेकंड के लिए भी आरबीसी को निकाल दिया जाए तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो काली पड़ जाएगी, क्योंकि जो है हमारा ब्लड का जो, अगर ऑक्सीजन रुक गया तो जाहिर सी बात है, कभी आपने देखा होगा कि अगर किसी का हाथ और कहीं से कट गया और अगर ब्लड ज्यादा निकल गया तो वहां का स्किन जो है वो तुरंत पूरा ऑर्गेन ही वो काला पड़ जाता है, क्योंकि आरबीसी ही ब्लड जो है हमारा सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी के अंदर में। और आरबीसी जहां पर डेथ करता है उसको स्प्लीन बोलते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। तो इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिनों का होता है और इसका एक नाम भी होता है। तो इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स जिसको बोलते हैं, और ये है हमारा जो है ह्यूमन एडल्ट कैलकुलेट जो ब्लड स्टीम जो होता है वो 120 दिनों का होता है। और ये क्या करता है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर करता है। अब ये जहां पर जो है जगता है उसको स्प्लीन बोलते हैं, और ये कई बार होता है, उसी को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, जहां पर ये जीता और मरता है। तो स्प्लीन के अंदर में जो है वो ग्रेवयार्ड होता है जहां पर आरबीसी जो है 120 दिनों के बाद मर जाता है और फिर वहीं से जन्म लेता है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ जो आरबीसी होता है वो कहां पर होता है,
स्प्लीन के अंदर होता है। आरबीसी का कुछ स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं वो ये है, रेड ब्लड सेल्स जो है, रेड ब्लड सेल्स जो है उसका नाम है, दूसरा नाम अभी मैंने आपको बता दिया एराइथोसाइट, एरिथोसाइट्स जो हो गया इसका दूसरा नाम हो गया। और ये जो है टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होता है और इसका प्राइमरी फंक्शन है कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू। टिश्यू क्या होता है भाई साहब, तो बहुत सारे सेल्स से मिलकर के टिश्यू बने हुए होते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग्स टू, यानी कि वो फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ इस तरह से ऑक्सीजन लेके आया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, ये टोटल का टोटल जो है वो काम होता है। और यहीं पर जो है एक कैपिलरी होता है, कैपिलरी जो होता है वो एकदम मीडिएटर में होता है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड और जो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो एकदम बीचों बीच पाया जाता है, कैपिलरी जो है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आरबीसी का स्ट्रक्चर हो गया। और ये साइटोप्लाज्म, हालांकि आपने सेल्स का चैप्टर पढ़ा होगा और जाहिर सी बात है अगर आप किसी कमीशन जैसे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इतना आपका बेसिक कमजोर नहीं होगा कि साइटोप्लाज्म आप नहीं जानते हो। और अगर आप साइटोप्लाज्म और हेमाटोलॉजी और ये सब नहीं जानते हैं तो फिर आप कमीशन का उम्मीद ही बेकार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो पहली बात, जिसका बेसिक नहीं है और दो चार लाइन अंग्रेजी में फंस रहा है, बुरा लगेगा सुन करके, लेकिन जाहिर सी बात है फिर आप इतने बड़े एग्जाम की उम्मीद नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, और नहीं तो फिर पहले अपना बेसिक्स बनाइए। तो यहाँ से साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म आप उतना समझ ही रहे हैं, उसके अंदर में बहुत सारे होते हैं और अगर किसी को नहीं पता हो तो परेशान नहीं होना, जाके सेल्स वाला चैप्टर पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। अब हमारा खून का बंटवारा कैसे हुआ है देख लीजिए। यहाँ पर प्लाज्मा की बात करोगे तो 55% जो है वो जो लिक्विड वाला हिस्सा होता है वो प्लाज्मा होता है, और ये जो ब्लड सेल्स होता है लगभग 45% होता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो आरबीसी का होता है, और बाकी के जो 1% होते हैं उसमें डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको सफेद रक्त कोशिकाएं कहते हैं। और यही जो है हमारे प्लेटलेट्स जो है यहीं पर काम आते हैं। अब यहाँ पर ब्लड सेल्स की अगर बात करोगे तो ये आपस में तुलना करें तो भाई जो हमारा ब्लड सेल्स क्या जो है वो 99% कौन होता है, तो आरबीसी होता है। अब आरबीसी की बात करो तो स्प्लीन के मैंने बात, उसको हिंदी में प्लीहा कहते हैं, और ये जो लीवर में जाकर के नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये प्लीहा के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में मरती है और नष्ट होती है, इसलिए इसको जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। ये मैंने अभी बता दिया। ये प्रक्रिया जो है वो कैसे काम करती है, तो इसके लाइफ स्पेन जो है एक स्वस्थ आरबीसी की उम्र जो है लगभग 120 होती है, और कमजोर जो होती है वो 120 पूरे होते होते ये कोशिका में बूढ़ी कमजोर और मतलब कमजोर हो जाते हैं बेचारे। और पहचान और नष्ट करना जो होता है वो स्प्लीन, जिसको प्लीहा बोलते हैं, वो इसका काम करता है। तो ये सब सारी मैंने बातें आपको बता दी, और मैं भी मानता हूं कि आपके पास इतना तो पकड़ होगा ही कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। और हमारा जो नेक्स्ट है सवाल, इसमें कह रहा है कि गार्लिक इज गुड सोर्स ऑफ, गार्लिक जो होता है वो कौन सा बढ़िया सोर्स होता है, तो गार्लिक जो होता है वो होता है आपका मैंगनीज और सेलेनियम का होता है। इसमें क्या होता है भाई साहब, ध्यान देना। तो गार्लिक जो होते हैं वो एक बहुत ही बेहतर न्यूट्रिशंस होते हैं, किसके लिए, वो एक पावर हाउस होते हैं दैट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाइटल ट्रेड मिनरल्स। पार्टिकुलरली ये जो काम करते हैं वो हमारे ब्लड शुगर के लेवल्स को मैनेज करने में काम आते हैं। इसलिए कई बार राय दिया जाता है कि आप जो है खाली पेट जो है वो लहसुन खाइए, आपका ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन रहेगा। और ब्लड शुगर के बारे में आपने जाना होगा कि जब भी आप कोई मीठा खा लेते हैं तो भाई ब्लड शुगर जो है आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और उस ब्लड शुगर को कम करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए आपकी बॉडी को इंसुलिन बनाना पड़ता है, और इंसुलिन जितना ज्यादा बनाएगा उतना ज्यादा जो है वो ब्लड शुगर को कम करके, यानी कि ब्लड शुगर को कम करके और आपकी बॉडी को जितना ब्लड शुगर की जरूरत है उतना रखेगा। कभी कभी उसी में किसी बॉडी में स्प्लीन नहीं बनता है या बहुत ज्यादा यानी कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो फिर ब्लड शुगर बढ़ जाता है और उनको मधुमेह डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर कोई बहुत ज्यादा तनाव ले रहा है तो बहुत ज्यादा तनाव लेने की वजह से जो है उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंसुलिन बन जाता है, फिर उसके वजह से भी उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोनों ही केस में जो है आप ध्यान रखा करिए। हालांकि बात ये नहीं है, जब आप तनाव लेते हैं तो तनाव में आपकी बॉडी में शुगर ज्यादा बनता है, माफ करिएगा मैंने स्प्लीन बोल दिया, शुगर ज्यादा बनता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि अगर आपको कोई आदमी या कोई जानवर जो है एकदम आपको दौड़ा रहा है, मान लीजिए कि आपको कुत्ता एक आपको दौड़ाना शुरू कर दिया कि अब अगर आप भागो नहीं तो वो काट लेगा, और उस वक्त देखना है कि इंसान के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा आती है, वो अपने औकात से कम 2-3 गुना ज्यादा स्पीड से और ज्यादा लंबे समय तक भाग पाएगा। शरीर में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, तो जब शरीर के अंदर जो है ऐसे आपका मानसिक जब ऐसा प्रेशर बढ़ता है, जब आप बहुत डर जाते हैं, तो डरने की वजह से आपके बॉडी में बहुत ही ज्यादा शुगर बनता है। शुगर, या जब आप तनाव में होते हैं तो बहुत ज्यादा शुगर बनता है। वो शुगर इसलिए ताकि आपको ऊर्जा मिल सके और आप वहां से भाग सकें, बहुत तेजी से भाग सकें। और फिर बाद में आप देखे होंगे कि जैसे आप नॉर्मल वे आपका शरीर बहुत ज्यादा थक जाता है, मतलब वो शुगर जो रिलीज हुआ है उसके वजह से आपको फिर से
कंजप्शन उसका करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बेवजह तनाव में रह रहे हैं, बेवजह आप टेंशन में रह रहे हैं, तो वो लगातार शुगर बन रहा है और लगातार शुगर बन रहा है और इंसुलिन, अब लगातार आप टेंशन में रह रहे हैं तो लगातार शुगर बनते रहता है, फिर वो शुगर बढ़ जाता है, फिर आपको मधुमेह हो जाती है। इसलिए जो ज्यादा प्रेशराइज रहते हैं उनको इससे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा शुगर बना देती है और उसके बाद उनको इंसुलिन खाना पड़ता है, तो वो एक लाइलाज बीमारी हो जाती है, फिर वो ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर जो है वो इसलिए राय दिया जाता है कि भाई आप किसी भी कंडीशन में तनाव न लें। तनाव हो रहा है तो अपने आप को बिजी कर लें, लेकिन तनाव न लें। हालांकि ये बातें सिर्फ कहने को है, जब जिसके ऊपर पड़ता है तो फिर वो तनाव ले ही लेता है। गार्लिक के बाद में मैं बात कर रहा था, तो ये ब्लड शुगर के ऊपर हमारा काम करता है और ये जो रिसोर्स है वो बढ़िया रिसोर्स है मैंगनीज की और सेलेनियम की, जो है ये बहुत अच्छा रिसोर्स है। और जो है सेलेनियम क्या करता है, तो ये आपके जो है जो क्रूशियल रोल होता है इम्यून सिस्टम को बनाता है, थायराइड रेगुलेशन करता है। थायराइड के बारे में आपने सुना ही होगा, थायराइड और थ्रोट में जानते ही होंगे। थायराइड क्या होता है भाई, तो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता है और थायराइड ही एक ऐसा जो रेगुलेशन है जो समय के साथ, यानी कि अगर अभी हम लोग जवान हैं तो हमारा थायराइड बहुत मजबूत है, यानी हमारे पास अभी इम्यून बहुत ज्यादा है। लेकिन हम लोग का उम्र 40, 45, 50 होगा तो थायराइड अपने आप खत्म हो जाता है, मतलब हमें छोटा सा बीमारी हमको बहुत परेशान कर देगा। तो थायराइड ही वो है जो समय के साथ क्या होता है, तो खत्म हो जाता है। थायराइड समय के साथ उसका पावर खत्म हो जाता है, यानी हम लोग जैसे जैसे बूढ़े होंगे हमारा इम्यून क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो यार, ये सब चीजें हैं, इतनी बेसिक बातें हैं कि ये सब आपको आना ही चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप गलत जगह उम्मीद कर रहे हैं कि आप गलत चीजों का तैयारी में लगे हुए हैं। या तो पूरी पढ़िए या तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो है सिट्रस कैंकर, पोलियो, मलेरिया और रस्ट ऑफ विट, ये सारा डिजीज है। डिजीज के बारे में जाकर के आप देख लेना। यहाँ पर जो है ये कह रहा है द रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सॉ मिल्क इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर देख लो करेक्ट आंसर इसका जो है वो सेरिकल्चर हो जाएगा। और सेरिकल्चर जो है वो एक स्पेसिफिक रेफरेंस कमर्शियल रेयरिंग जो होता है वो सिल्क वार्म को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मिल्क देता है। 10 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि ग्रीन हाउस जो है वो अदर देन मेथेन और प्रोड्यूस क्या करता है, एग्रीकल्चर फील्ड को करता है, जाहिर सी बात है वो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये सारा आंसर था। ये सेशन जो है मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन कराया और सारा क्वेश्चन कराने के बाद जो है अब मैं आपसे आखिरी में पूछ रहा हूं कि अगर इसके अंदर जो है कुछ और इम्प्रूवमेंट्स आपको लगे कि चलो ये करना चाहिए या और इम्प्रूव ये कर सकते हैं, तो आप एक बार मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और यहाँ पर जो है आप एक काम करो, नाइट्रस ऑक्साइड के जो है वो क्या क्या फंक्शन है, इससे क्या क्या बन सकता है, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताओ। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए एक बार दोबारा से आपका आभार।